हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के चैप्टर 1 को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार काफ़ी अच्छे से समझाई जाएंगी, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको इस चैप्टर 1 में पढ़ना क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है विचार की उत्पत्ति, मतलब लोकतंत्र के विचार की किस तरह से उत्पत्ति हुई, यानी कि शुरुआत में हमें लोकतंत्र किस तरह का दिखाई देता है। प्राचीन यूनान की हमें बात करनी है कि प्राचीन यूनान में किस तरह का लोकतंत्र था, और फिर वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से लोकतंत्र का विकास हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, भारत के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत में किस तरह का लोकतांत्रिक इतिहास रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आधुनिक समय में क्या बदलाव आए हैं लोकतंत्र में, क्या चीज़ें जुड़ी हैं लोकतांत्रिक विचार में, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और समकालीन नव परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, अब आज की दुनिया में हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं कई सारे, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से कई परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब समकालीन समय में लोकतांत्रिक विकास है उसमें क्या नए चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या नए विचार आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ई वोटिंग का विचार आ रहा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे ताकि डिटेल में आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत सिंपल है। देखिए प्राचीन यूनान ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो आधुनिक लोकतंत्र है उसके विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पश्चिमी जो लोकतंत्र है उसके विकास की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले। वास्तविकता में अगर हम देखें तो अगर हम सिर्फ लोकतंत्र की बात करें तो कुछ लोकतांत्रिक जो विचार हैं या लोकतांत्रिक कुछ संस्थाएं हमें इससे पहले इस मतलब यूनान से पहले भी दिखाई देती हैं। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो उसमें भी हमें लोकतांत्रिक संस्थाएं या लोकतांत्रिक विचार कुछ दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूनान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आधुनिक लोकतंत्र की। आप यूँ कह सकते हो कि उदारवादी लोकतंत्र की मेनली हम बात कर रहे हैं कि उसका विकास किस तरह से हुआ। बाकी मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की शुरुआत की तो प्राचीन यूनान में हमें शुरुआती लोकतंत्र दिखाई देता है। यह किस समय की बात की जा रही है, तो देखिए एथेंस नामक नगर राज्य में दुनिया का पहला लोकतंत्र विकसित हुआ। यह लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है लोकतंत्र की, शुरुआती लोकतंत्र की, वो हो रही है 500 ईसा पूर्व के आसपास के टाइम पीरियड की बात यहाँ पर हो रही है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यूनान के कई सिटी स्टेट्स में, कई नगर राज्यों में हमें शुरुआती लोकतंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि एथेंस में हमें यहाँ पर पहला लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो मतलब यहाँ पर यह है कि जो एथेंस नगर राज्य था यूनान का, उस वहाँ पर जो लोकतंत्र था वो थोड़ा आप कह सकते हो परिपक्व हो गया था, थोड़ा संगठित रूप में था। हालांकि यूनान में कई सारे सिटी स्टेट्स थे, कई सारे नगर राज्य थे जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि उस समय जो लोकतंत्र था वो किस तरह का था। अब यहाँ पर लिखा है एथेंस में कैसा लोकतंत्र था, मतलब यहाँ पर यही है कि उस समय के नगर राज्यों में, जो यूनान के नगर राज्यों में किस तरह का लोकतंत्र था। तो देखिए यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। मतलब लोग खुद आकर फैसला लेते और कोई प्रतिनिधि नहीं। मतलब जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो वैसा नहीं था। प्रतिनिधियों को नहीं चुना जाता था। सिर्फ क्या होता था यहाँ पर कि जो नागरिक थे यहाँ के, वही लोकतंत्र में भागीदार थे। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। ठीक है, लोग खुद आकर फैसले लेते थे। अब किस तरह का था और अच्छे से समझ में आएगा आपको आगे। देखिए, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ही नागरिक माना जाता था। केवल पुरुष, वयस्क और एथेनियन लोग ही इसमें भाग ले सकते थे। महिलाएं, बच्चे, दास और विदेशी इसमें शामिल नहीं थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग 10-20% लोग ही नागरिक माने जाते थे। मतलब देखिए जो लोकतंत्र था उस समय वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। ठीक है, जो यूनान के नगर राज्यों में लोकतंत्र था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। उसमें लोग खुद भागीदार होते थे। ठीक है, उसमें प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जाता था। और मतलब जो नागरिक थे वही लोग लोकतंत्र का हिस्सा थे, वही लोग लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेते थे। लेकिन नागरिक किसे माना जाता था, तो नागरिक दोस्तों अगर हम बात करें तो केवल जो पुरुष थे, जो वयस्क पुरुष थे, ठीक है, जो एथेनियन लोग थे, ठीक है, वही इसमें भाग लेते थे, उन्हें ही नागरिक माना जाता था। आप यूँ भी कह सकते हो, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि नॉर्मली 10 से 20% लोग ही ये जो लोकतंत्र था इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, क्योंकि लगभग 10-20% लोगों को ही नागरिक माना जाता था। जो विदेशी थे, ठीक है, जो बच्चे थे, महिलाएं थी, दास थे, तो उनको इससे दूर रखा गया था।
इस तरह के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में महिलाओं, बच्चों और दास को और विदेशियों को शामिल नहीं किया गया। एथेनियन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं और भी बातें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए, नागरिक सभा, सभी पुरुष नागरिक एक जगह मिलते और नगर के फैसलों पर वोट करते थे। मतलब कोई मुद्दा है तो उस पर सभी नागरिक एक जगह इकट्ठे हुए, बैठे, फिर उस पर वो मिलकर निर्णय करते थे। वोटिंग हो गई, जैसे कि सब मतलब किसी मुद्दे पे मान लीजिए दो विचार हैं, ठीक है, एक विचार मान लीजिए एक विचार ए हो गया, ठीक है, एक विचार ए हो गया और एक विचार बी हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी मुद्दे पर दो विचार हैं, तो जो नागरिक थे उनके मतलब वो वोट के जरिए या चर्चा के जरिए फिर फैसला कर लेते थे कि हमें कौन सा विचार अपनाना है। तो इस तरह के लोकतंत्र में नागरिक सभा होती थी, ठीक है। जूरी प्रणाली थी, ये किस तरह की थी? तो देखिए, नागरिकों की जूरी बनती थी जो अदालतों में मुकदमे सुनकर निर्णय देती थी। मतलब यह दोस्तों कि जैसे जैसे दोस्तों इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए लॉटरी के द्वारा या किसी मतलब पर्ची वगैरह के द्वारा, जिसमें फिर लॉटरी से नाम मतलब निकाले जाते थे लोगों के। और जैसे कि मान लीजिए जूरी बनाई गई। जूरी कैसे बनाई गई? तो यही बता रहा हूँ मैं। जैसे कि 200 लोगों की जूरी बना दी गई, ठीक है, 200 लोगों की जूरी बना दी गई। मतलब 200 लोगों को चुना गया। कैसे चुना गया? लॉटरी के जरिए, ठीक है। सबके नाम लिख लिए गए पहले, फिर लॉटरी के जरिए नाम निकाले गए। तो 200 लोगों का जो नाम आया, जिन लोगों का नाम आया, ठीक है, वो लोग एक साथ बैठेंगे, फिर वो किसी मुकदमे पर फैसला देंगे। तो इस तरह से जूरी प्रणाली चलती थी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही जनता द्वारा चुनाव, अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेनापति जनता द्वारा चुने जाते थे। निर्वासन की प्रक्रिया थी, यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा बनता तो उसे 10 साल के लिए शहर से बाहर भेज दिया जाता था। तो यहाँ पर अभी हमने एथेनियन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को समझा। मतलब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था उस समय यूनानी नगर राज्यों में, तो उसको हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। अभी देखिए, उस समय लोकतंत्र की कमियाँ क्या थीं? तो लोकतंत्र में क्या कमियाँ थी उस समय? सभी लोगों को समान अधिकार नहीं थे, जैसे कि महिलाएं, दास और विदेशियों को इससे बाहर रखा गया था। यह आज के लोकतंत्र जितना समावेशी नहीं था। तो ये एक कमी थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लोकतंत्र में शामिल करो, अधिक से अधिक वर्ग के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल करो। तो उस समय इतनी समावेशिता नहीं थी। महिलाओं को, दास को और विदेशियों को लोकतंत्र से बाहर रखा गया था। लोकतंत्र आगे कैसे फैला? देखिए, अब लोकतंत्र आगे किस तरह से फैला? अब देखिए, हमें शुरुआत में हमने देख लिया कि एथेंस में हमें लोकतंत्र दिखाई दिया, यूनानी नगर राज्यों में हमें लोकतंत्र दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कई सदियों तक लोकतंत्र दुनिया से लगभग गायब हो गया, ठीक है। 18वीं सदी में यूरोप में प्रबोधन काल आया। मतलब ऐसा युग आया जब कई सारे विचारक सामने आए, जब तर्क वितर्क की बातें अधिक होने लगी, नया ज्ञान सामने आया। मतलब ज्ञान की बातें होने लगी, चीज़ों को तर्क के आधार पर देखा जाने लगा, महिलाओं के अधिकारों की बात होने लगी, ठीक है। तो जब यूरोप में प्रबोधन काल आया 18वीं शताब्दी में, तब हम देखते हैं कि ये लोकतंत्र का विचार हमें दोबारा से मतलब काफ़ी सशक्त होता हुआ दिखाई देता है। और फिर इसी तरह लोकतंत्र आगे बढ़ा। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपको मैं काफ़ी डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए भी है ताकि आपको बातें सारी याद भी हो जाएं। ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगी सारी बातें, ठीक है। देखिए दोस्तों, जॉन लॉक, रूसो जैसे विचारकों ने व्यक्तिगत अधिकारों और लोकप्रिय संप्रभुता जैसे विचार दिए जो आज के लोकतंत्र की बुनियाद हैं। मतलब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 18वीं सदी में यूरोप में हम ये देखते हैं कि कई सारे विचारक सामने आते हैं, जैसे कि जॉन लॉक हो गए, ठीक है, रूसो हो गए। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यूरोप में आधुनिक काल में कई सारे विचारक सामने आते हैं जो कि अपने अपने सिद्धांत देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं जो कि लोकतंत्र से संबंधित विचारों को प्रमुखता देते हैं। जॉन लॉक ने अधिकारों की बात की, स्वतंत्रता की बात की, संपत्ति के अधिकार की बात की, तो ये विचार प्रमुख होने लगे। तो शासन व्यवस्था में ऐसे सिद्धांतों को अपनाया जाने लगा। कई सारे विचारकों ने अपने अपने जो सिद्धांत दिए उनको, मतलब जो लोकतांत्रिक सिद्धांत दिए, तो उनको अपनाया जाने लगा। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हुआ। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, तो हम देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के आसपास कई सारे विचारक आते हैं जो अपने अपने विचार सामने रखते हैं। तो कई सारे लोकतांत्रिक विचार हमें दिखाई देते हैं। अब शासन व्यवस्था में कई सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं उनको अपनाया जाने लगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अपनाई जाने लगी। तो इसी से आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में पहला आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, ठीक है, पहला आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया।
तो इससे भी मतलब एक ठोस रूप में हमें दिखाई देता है आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत। इसमें ताकतों का विभाजन मतलब जो सेपरेशन पावर्स का सिद्धांत है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियाँ हैं उनमें बंटवारा हो, ठीक है। एक सेपरेशन दिखाई देना चाहिए कि विधायिका की शक्ति जो है अलग हो, न्यायपालिका के पास अलग शक्ति हो और जो कार्यपालिका है उसकी अलग शक्ति हो। तो तीनों ही जो अंग हैं सरकार के मुख्य, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा, ये सिद्धांत सामने आया, ठीक है। चेक एंड बैलेंस हो जाता है ना, जब तीनों ही अंग सरकार के तीनों ही अंगों के पास शक्तियां होती हैं तो वो एक दूसरे पर नज़र भी रखती हैं, तो इससे भी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो विचार है उसकी व्यवस्था की गई इस संविधान में, ठीक है। अधिकारों की सुरक्षा, बिल ऑफ राइट्स की जो नागरिकों के अधिकार हैं उनकी बात की गई, उनकी सुरक्षा की बात की गई। प्रतिनिधि व्यवस्था कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे वोट डालकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं की गई, तो इससे आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई। निष्कर्ष देखिए, एथेनियन लोकतंत्र ने भले ही सभी को शामिल नहीं किया, पर यह लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम था। बाद में प्रबुद्ध विचारकों और संविधान निर्माण के जरिए लोकतंत्र ने दुनिया भर में जगह अपनाई। तो आपको ये पूरा मतलब प्रोसेस समझा दिया मैंने। निष्कर्ष में मैंने बहुत ईजी तरीके से सारी बातें रखी हैं। ये भी आपको बात समझ में आ गई कि किस तरह से जो एथेनियन लोकतंत्र था, ठीक है, उसमें कुछ भले कमियां थीं, लेकिन तब भी लोकतंत्र की दिशा में वह एक पहला कदम था, ठीक है। और फिर आगे जो बहुत प्रबुद्ध विचारक आए जिन्होंने लोगों के अधिकारों की बात की, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत सामने रखे, ठीक है। और जो संविधान निर्माण किया गया, जब उसमें लोकतांत्रिक विचारों को अपनाया गया तो इससे मतलब लोकतंत्र का विकास हुआ और दुनिया भर में लोकतंत्र ने अपनी जगह बनाई। तो काफ़ी इजी तरीके से आपने लोकतंत्र के विकास को समझ लिया। अब यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको भारत में लोकतंत्र के इतिहास को समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में लोकतंत्र, अभी हमने जितना पढ़ा तो वो एक तरह से पश्चिमी लोकतंत्र की मेनली बात थी, ठीक है, कि जो उदारवादी लोकतंत्र है जिसकी नॉर्मली हम बात करते हैं लोकतंत्र, तो अभी हमने वो देख लिया कि उसका विकास किस तरह से हुआ, ठीक है। लेकिन भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी और वो 500 ईसा पूर्व से पहले से थी। जैसे कि लोकतंत्र जैसा विचार उस समय भी मौजूद, प्राचीन भारत में लोकतंत्र जैसा विचार उस समय भी मौजूद था, लेकिन आज के लोकतंत्र जैसा नहीं था। उस समय दो प्रमुख संस्थाएं थी प्राचीन भारत में हम देखते हैं उस समय दो प्रमुख संस्थाएं थी जो कि लोकतांत्रिक प्रतीत होती हैं, सभा और समिति। वयस्क सभा क्या थी? तो वयस्क लोगों की एक परिषद जो निर्णय लेती थी, और समिति क्या थी? तो बड़ी जनसभा जिसमें युद्ध और शांति जैसे अहम या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। तो जो वैदिक काल था, भारतीय इतिहास का जो प्राचीन काल है वैदिक काल, तो उसमें हमें सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। वैदिक काल के बाद लोकतंत्र के उदाहरण प्राचीन भारत में गणतंत्र में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 6वीं सदी ईसा पूर्व तथा गौतम बुद्ध के जन्म से कुछ समय पहले हुई थी। इन राज्यों में वैशाली, अब भारत में अब बिहार, दुनिया का पहला गणराज्य था। इनमें से कुछ गणराज्य में लोकतांत्रिक संघ, गण तथा पंचायत व्यवस्था प्रचलित थे, और भारतीय गांवों में तो आज भी पंचायत व्यवस्था प्रचलित है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक काल के बाद भी हमें कुछ लोकतांत्रिक संस्थाएं वगैरह कुछ लोकतंत्र से संबंधित विचार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गणतंत्र, प्राचीन भारत में गणतंत्र पाए जाते हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र भी पाए जाते थे, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में हमें कुछ गणराज्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां पर कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती थी। गणराज्य दोस्तों कैसे थे? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई एक राजा नहीं था, ठीक है, जैसे कि कई सारे क्षेत्र थे, तो वहाँ के जो हर क्षेत्र के जो प्रमुख व्यक्ति थे, तो उनका एक समूह हो गया, वो आपस में मिलकर गणराज्य चला रहा है। तो कुछ इस तरह का गणराज्य था, मतलब आपस में सबने एक दूसरे की राय सुनी, सबकी राय ली गई। तो इस तरह के यहाँ पे हमें भारत में प्राचीन समय में गणराज्य भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी वो देखने को हमें मिलती है। इसके साथ ही पंचायत व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो प्राचीन समय में हमें भारत में पंचायत व्यवस्था देखने को मिलती है। यूनानी यात्रियों ने लिखा कि भारत में कुछ राज्य लोकतांत्रिक थे। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो देखिए, मौर्य काल में लोकतांत्रिक झलक, सम्राट अशोक ने शासन में जन भागीदारी को महत्व दिया। उन्होंने योग्य लोगों को अधिकारी बनाया, नगर और ग्रामीण परिषदों की स्थापना की। तो प्राचीन काल में हमें मौर्य काल में भी हमें कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे कि जन भागीदारी को महत्व दिया गया। अशोक के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, सम्राट अशोक के टाइम की अगर हम बात करें, तो जन भागीदारी को महत्व दिया गया। योग्यता को महत्वपूर्ण माना गया कि योग्यता के आधार पर अधिकारियों का मतलब चयन किया जाए, और नगर और ग्रामीण परिषदों की स्थापना, यानी शासन में आम जनता को शामिल करने की कोशिश की गई थी।
लेकिन ये जो मतलब लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक कुछ जो व्यवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं, जो कुछ लोकतांत्रिक झलक हमें प्राचीन भारत में दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ इसकी क्या सीमाएं और क्या चुनौतियाँ थी। तो देखिए, सभी लोगों को बराबरी का हक नहीं था। उदाहरण के लिए महिलाओं और निम्न जाति के लोगों को प्रायः इन व्यवस्थाओं से बाहर रखा जाता था। हालांकि दोस्तों, हम शुरुआती वैदिक समाज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे महिलाओं को भी कई सारे अधिकार प्राप्त थे। यह लोकतंत्र सीमित था, पूरी तरह समानता और भागीदारी नहीं थी। फिर दोस्तों, हम मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में इस समय हमें बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं, जहाँ पर राजशाही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, राजशाही ज़्यादा थी। तो लोकतंत्र हमें मतलब दिखाई नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन तब भी कुछ जगहों पर ग्राम सभाओं के जरिए स्थानीय निर्णय लिए जाते थे, लेकिन यह बहुत सीमित था। तो स्थानीय स्तर पर कुछ व्यवस्था में लोकतांत्रिक देखने को मिल जाती है, जैसे कि ग्राम सभाओं के जरिए कुछ स्थानीय निर्णय ले लिए जाते थे। फिर हम औपनिवेशिक काल की ओर देखें तो 18वीं सदी के बाद हम देखते हैं औपनिवेशिक काल। ठीक है, भारत पर ब्रिटिश शासन आज आ गया, सारी सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के पास आ गई, स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई। कुछ सीमित सुधार हुए, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम, मतलब कई सारे सुधार किए गए, कई प्रयास किए गए सुधार के। भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कई सारे अधिनियम बनाए गए। ठीक है, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रही। स्वतंत्रता और आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया और खुद को घोषित किया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब जब भारत को औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली, तब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया गया और भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में कई सारे लोकतांत्रिक प्रावधान शामिल हैं, जो कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत नींव देते हैं। जैसे कि नागरिक अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चुनावी प्रणाली, वोटिंग देने का अधिकार है। एक चुनावी प्रणाली की व्यवस्था की गई है कि किस तरह का मतलब चुनाव होगा, तो चुनावी प्रणाली को अपनाया गया है। चाहे मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो दोनों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र प्रेस, संघीय ढांचा और शक्तियों का पृथक्करण। तो मतलब ये जो कई सारे लोकतांत्रिक विचार भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं, जिसके द्वारा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, लागू किया गया है। आज दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में नियमित चुनाव, मतदान का अधिकार, विविधता में भागीदारी, आम जनता की भागीदारी लगातार बढ़ी है। चुनौतियां भी हैं कुछ, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो ऐसी कुछ चुनौतियां भी हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए। फिर भी भारत का लोकतंत्र मजबूत और जीवंत बना हुआ है। मतलब भले ही कुछ चुनौतियां हैं भारतीय लोकतंत्र के सामने, लेकिन तब भी भारतीय लोकतंत्र मजबूत और जीवंत बना हुआ है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन वह विचार समय के साथ विकसित हुआ और आज हम एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश हैं। हमारी लोकतांत्रिक परंपरा सभाओं, पंचायतों और जन भागीदारी की गहरी नींव पर टिकी हैं। मतलब यह दोस्तों कि आज हमारा जो लोकतंत्र है, तो अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा लोकतंत्र है वो पश्चिमी जो लोकतंत्र है उससे मिलता जुलता है, लेकिन तब भी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसके आधार पर हम कई सारी चीज़ें हमने अपनाई हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भारतीय परंपरा, सभाओं, पंचायतों और जन भागीदारी की गहरी नींव पर टिकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दो चीज़ें अभी पढ़ी हैं। एक हमने देख लिया कि प्राचीन यूनान से किस तरह से आधुनिक लोकतंत्र का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, जो मतलब एक तरह से जो उदारवादी लोकतंत्र है उसका किस तरह से विकास हुआ, इसको मैंने आपको समझाया। ठीक है, और हमने भारत के बारे में भी यहाँ पे समझा कि भारत में किस तरह से प्राचीन काल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, किस तरह का इतिहास रहा है लोकतंत्र से संबंधित भारत का, इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से समझा। तो वर्तमान तक हमने काफ़ी अच्छे से सारी बातें की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक लोकतंत्र का विकास। आधुनिक लोकतंत्र क्या है? देखिए दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के पास सत्ता होती है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जो आप लोकतंत्र के बारे में जो भी आप धारणा रख रहे हैं, लगभग वो आधुनिक लोकतंत्र ही है। मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब भी मैं मतलब लोकतंत्र को जब से मैं पढ़ते चले आ रहा हूँ, तो लोकतंत्र के बारे में मेरे अंदर जो विचार हैं वो लगभग आधुनिक लोकतंत्र हो गया, उदारवादी लोकतंत्र हो गया, इसी से मिलते जुलते ही रहे, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
बस यहाँ पर आधुनिक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर लिया गया है क्योंकि अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि अलग अलग किस तरह के लोकतांत्रिक मॉडल हमें दिखाई देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आधुनिक लोकतंत्र शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है। बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा आप समझ लीजिए लोकतंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो लोकतंत्र है वो क्या है? तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। आधुनिक लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है, जनता के पास होती है। चुनावों के जरिए जनता सरकार बदल सकती है, सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है। ठीक है, तो वही क्या है? आधुनिक लोकतंत्र। समझ में आ गया? जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए अपनी सरकार चुनती है। इसका उद्देश्य होता है कि लोग नीतियों के निर्माण में भाग लें और अपने जीवन से जुड़ी बातों पर उनकी आवाज़ सुनी जाए। कुल मिलाकर यही कहा जाए कि जनता का शासन होता है। ठीक है, तो ये आपको शाब्दिक रूप से सारी बातें समझ में आई। देखिए इसकी जड़ें कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से इस आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जिससे अभी हम पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह विचार प्राचीन यूनान यानी कि ग्रीस से आया है, जहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, खासकर एथेंस जैसे नगर राज्य में। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से मतलब शुरुआत हुई थी एथेंस नगर राज्यों में, किस तरह का लोकतंत्र था, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया। वहाँ पर नागरिक सीधे कानून और नीतियों पर चर्चा करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता था। ये आपको पढ़ाई दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज का लोकतंत्र कैसा है? आज लगभग पूरी दुनिया में लोकतंत्र अपनाया जा रहा है। ठीक है, आप इसे ये गया की जगह लिख दीजिए जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ देश हैं जो कि लोकतंत्र को नहीं अपना रहे हैं, मतलब नहीं अपनाए हुए हैं। हालांकि एक आम धारणा तो यही बनती जा रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाए, लेकिन तब भी कुछ बहुत ही कम लेकिन अपवाद हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दिखाई देती आज भी हमें। लेकिन तब भी पूरी दुनिया में एक आम धारणा बनी है और ज़्यादातर मैक्सिमम देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और यह 21वीं सदी में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली बन चुका है। मतलब कई सारी शासन प्रणालियां हैं, कई तरह से शासन चलाया जाता है, कई सारी प्रणालियां हैं, उसमें लोकतंत्र है वो सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली आज के टाइम की बन चुकी है। लेकिन हर देश का लोकतंत्र एक जैसा नहीं, ध्यान रखिए, हर देश का लोकतंत्र एक जैसा नहीं है। हर जगह इसके स्वरूप, प्रक्रिया और सिद्धांतों में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, क्या पश्चिमी लोकतंत्र ही आदर्श है? मतलब एक तरह से हम यहाँ पे आधुनिक लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं वो एक तरह का पश्चिमी लोकतंत्र ही है। पश्चिमी मतलब जो अमेरिका में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में विकसित हुआ, ठीक है, और फिर पूरे विश्व में वो धीरे धीरे फैला। तो ये जो लोकतंत्र है, क्या वो मतलब ये जो पश्चिमी लोकतंत्र है, क्या यही सबसे आदर्श है? क्या यही आइडियल है? देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन का लोकतंत्र सबसे अच्छा मॉडल है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि सभी को वोट देने का अधिकार, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन और अधिकारों की रक्षा। मतलब जो उदारवादी लोकतंत्र है, ठीक है, इसी मॉडल को हम उदारवादी लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है या ये जो पश्चिमी लोकतंत्र है, तो इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें बात की जाती है कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, ठीक है, व्यापक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाती है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव की बात की जाती है, कानून की शासन की बात की जाती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो इसकी बात की जाती है, नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो इसकी बात की जाती है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। लेकिन क्या यही मतलब सबसे उत्तम प्रणाली है? तो यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या यही एकमात्र लोकतंत्र है? नहीं, दुनिया में लोकतंत्र के अलग अलग मॉडल हैं। हर समाज अपने इतिहास, संस्कृति और ज़रूरतों के अनुसार लोकतंत्र को अपनाता है। मतलब लोकतांत्रिक मतलब केवल एक ही लोकतांत्रिक मॉडल नहीं है, ठीक है, कई दुनिया में हमें अलग अलग लोकतंत्र के मॉडल देखने को मिलते हैं। हर देश ने अपने समाज, अपने इतिहास, संस्कृति और ज़रूरत के अनुसार लोकतंत्र को अपनाने का प्रयास किया है। मतलब जो भी देश लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता है, तो वो अपने समाज, अपने देश के इतिहास, संस्कृति और ज़रूरत का भी ध्यान रखता है और वही बदलाव करके वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र एक विचार है और इसे हर समाज अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनाता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप हो सकते हैं, कोई एक मॉडल हर समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें तो अगर आप भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत में विकास के लिए मिश्रित मॉडल को अपनाया गया, जिसमें हमने पूंजीवाद को भी अपनाया और समाजवाद की विशेषताओं को भी अपनाया। देखिए, जो उदारवादी लोकतंत्र है, जो पश्चिमी लोकतंत्र है, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, यह है अपने मूल रूप में पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, लेकिन भारत ने अपनी परिस्थितियों को देखा और समाजवादी जो तत्व हैं उनको भी अपनाया।
लेकिन दोस्तों अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो जो भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के काफ़ी करीब है। उसमें उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कई सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब जो पश्चिमी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं वैसी कई विशेषताएं आपको भारतीय लोकतंत्र में देखने को मिल जाएगी। शुरुआत में जब भारत को आज़ादी मिली थी तब पूंजीवाद और समाजवाद में अगर हम बात करें तो जो सरकार थी उसने समाजवाद पर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत काफ़ी विकास कर चुका है और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सरकार कम से कम काम को अपने हाथों में लेना चाह रही है। मतलब सरकार का समाजवाद की तरफ झुकाव पहले की तुलना में, जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय की तुलना में काफ़ी कम हो रहा है और पूंजीवाद की तरफ थोड़ा झुकाव हो रहा है। हालांकि तब भी दोस्तों आप यही कहोगे कि भारत ने भी जिस लोकतंत्र को अपनाया है या जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत में देखने को मिलती हैं वो भारत ने अपने समाज, अपने इतिहास, संस्कृति और ज़रूरतों के अनुसार उसको अपनाया है। बस मैं सारी बातें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि थोड़ी सी और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब देखिए इसी से संबंधित हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के मॉडल्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो एक तरह से कह लो अलग अलग प्रकार कह लो। तो यहाँ पे 4 विपरीत मॉडल्स बताए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए शास्त्रीय लोकतंत्र, सुरक्षात्मक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र और जन लोकतंत्र। एक एक करके यहाँ पे हम सबको समझते हैं। देखिए ये 4 मॉडल लोकतंत्र के अलग अलग विचारों और उद्देश्यों को दर्शाते हैं। हर मॉडल लोकतंत्र को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। शास्त्रीय लोकतंत्र, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यह सबसे पुराना लोकतांत्रिक मॉडल है। शास्त्रीय लोकतंत्र क्लासिकल बोल दिया गया तो समझ जाना यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है जो पुराना लोकतांत्रिक मॉडल, मतलब जो पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसकी बात हो रही है, जिसका मूल प्राचीन यूनान में देखा गया था। विशेषताएं, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था, यानी जनता खुद नीति निर्माण में हिस्सा लेती थी। हर नागरिक को सभा में जाकर अपनी राय देने और फैसला करने का अधिकार होता था, लेकिन यह सीमित था। महिलाओं, दासों और विदेशियों को भागीदारी नहीं मिलती थी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ में आ गया होगा। शास्त्रीय लोकतंत्र में हम वही पुराने मॉडल की बात कर रहे हैं जो प्राचीन यूनान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ठीक है, वो हो गया शास्त्रीय लोकतंत्र का मॉडल, मतलब शास्त्रीय लोकतंत्र हो गया वो। सुरक्षात्मक लोकतंत्र, अब यह मॉडल आधुनिक पूंजीवादी समाज के साथ विकसित हुआ। यह लोकतंत्र को एक उपकरण की तरह देखता है, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला। इसकी क्या विशेषताएं, तो देखिए जनता को सत्ता चुनने का अधिकार, लेकिन मुख्य उद्देश्य हैं व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। सरकार सीमित होनी चाहिए ताकि वह लोगों की आज़ादी ना छीने। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, नागरिकों की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा। सुरक्षात्मक लोकतंत्र, यह लोकतंत्र का यह भी एक मॉडल है। तो यह किस तरह का लोकतांत्रिक मॉडल है, तो देखिए इसमें नागरिकों की सुरक्षा की अधिक बात होती है। यह जो सुरक्षात्मक मॉडल है इसमें नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा, नागरिकों को अधिक अधिकार मिलें, इसकी बात की जाती है, ठीक है। नागरिकों को अधिक व्यक्तिगत अधिकार मिलें, जैसे कि नागरिकों को बोलने की आज़ादी हो, वोट देने का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार हो। सरकार सुरक्षा करे उनके अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की। सीमित सरकार हो, मतलब सरकार कम से कम काम अपने हाथों में ले, मतलब जैसे कि सरकार का मुख्य काम बस नागरिकों की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना है, ठीक है, इससे संबंधित काम सरकार करे। बाकी जो मैक्सिमम जो चीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पूंजीवाद को बढ़ावा मिले, तो ऐसी बात इस प्रणाली में, इस मॉडल में की जाती है, ठीक है। विकासात्मक लोकतंत्र, यह क्या है, तो देखिए यह मॉडल, इस मॉडल में माना जाता है कि लोकतंत्र का काम सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि नागरिकों का व्यक्तित्व और नैतिक विकास भी है। देखिए मतलब यह जो विकासात्मक लोकतंत्र है इसमें माना जाता है कि इसमें जो नागरिक है उसके अधिकारों की सुरक्षा भी हो, लेकिन उसका व्यक्तिगत और नैतिक विकास भी हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे कि इसकी विशेषताएं हैं, लोकतंत्र ऐसा हो जिसमें नागरिक शिक्षित, जागरूक और भागीदार बने। राजनीतिक भागीदारी से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। लोकतंत्र सिर्फ शासन का तरीका नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के विकास का माध्यम है। मतलब व्यक्ति अपना विकास कर पाए, ऐसा माहौल राज्य यानी कि सरकार व्यक्ति को दे जहाँ पर व्यक्ति अपना विकास कर पाए, व्यक्तिगत मतलब नागरिकों का व्यक्तित्व और नैतिक विकास हो, तो ऐसा माहौल हो, तो ये विकासात्मक लोकतंत्र में ऐसी बात की जाती है। ये आपको समझ में आया होगा। जन लोकतंत्र, अब ये क्या है दोस्तों, तो यह विचार मार्क्सवाद से निकला है। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मॉडल मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है और पूंजीवादी लोकतंत्र की आलोचना करता है। सिंपल सी बात है, ये जो मॉडल है दोस्तों, ये समाजवाद, इसका झुकाव समाजवाद की तरफ अधिक है। यह पूंजीवादी लोकतंत्र की आलोचना करता है।
इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें कहा गया है कि पूंजीवादी लोकतंत्र में असली समानता नहीं होती। असली लोकतंत्र वही होगा जहां आर्थिक और सामाजिक बराबरी होगी। मतलब समाजवाद की अधिक ये बात करता है, ठीक है, यानी संपत्ति का निजी नहीं सामूहिक स्वामित्व हो। मुख्य उद्देश्य क्या है इस प्रणाली का, इस मॉडल का? तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक समानता के साथ लोकतांत्रिक शासन। मतलब एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जहाँ पे समानता हो, सामाजिक आर्थिक समानता हो, ठीक है, संपत्ति निजी ना हो, सामूहिक स्वामित्व हो संपत्ति पर। तो यह जन लोकतंत्र है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र के विकास की खास बातें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझा देता हूँ। जो आधुनिक लोकतंत्र है, ठीक है, उसकी शुरुआत हुई, ठीक है, वो विकसित हुआ, लेकिन साथ में समय के साथ उसमें कई सारी चीज़ें ऐड होती चली गई। इसके बारे में यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आधुनिक लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, ये लिखा है, ये नहीं लिखा यहाँ पर ये लिखा है कि आधुनिक लोकतंत्र के विकास की क्या विशेषताएं हैं। मतलब समय के साथ क्या विशेषताएं इसमें जुड़ती चली गई या क्या विशेषताएं इसमें दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक है। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र में बहुत से नए बदलाव और नए तरीके आए हैं। ये बदलाव लोकतंत्र को और बेहतर, ज़्यादा खुला और सबके लिए शामिल बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आज हम लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात कर रहे हैं। भारत में वोटिंग के लिए ईवीएम का यूज़ हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उनका प्रयोग हो रहा है। तो आधुनिक लोकतंत्र के विकास में हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक विशेषता इलेक्ट्रॉनिक मतदान एक विशेषता देखने को मिलती है। पहले वोट देने की लंबी कतार लगती थी और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वोट देना आसान हो गया है। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील जैसे कई देशों में यह तरीका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मतलब अब कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है वोटिंग के लिए। बहुसंस्कृतिवाद, मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि पहले अगर हम बात करें तो जो एक मुख्य विचार है तो उसी को लोकतंत्र में शामिल कर लिया गया। मतलब ऐसा विचार था कि जो मुख्य विचार है उसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना जाए, उसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल किया जाए। लेकिन समय के साथ इसमें जो विकास हुआ उसमें एक विशेषता ये सामने आई है कि बहुसंस्कृतिवाद वो विशेषता है। मतलब अलग अलग जो मत रखने वाले व्यक्ति हैं, अलग अलग जो समूह हैं, तो सबकी राय सुनी जाए, ठीक है, सबके विचारों को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए। ऐसा विचार काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा है। आज के लोकतंत्र में यह माना जाता है कि अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और समूहों की आवाज़ सुननी चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है और उनकी सुरक्षा होती है। विकेंद्रीकरण, मतलब अब जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें ये विचार भी प्रबल हुआ है कि जो सत्ता है वो किसी केंद्र तक सीमित ना रहकर उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब स्थानीय स्तर पर सत्ता हस्तांतरित भी हो। जैसे कि भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भारत में संस्थाएं हैं उनको 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो मतलब विकेंद्रीकरण का विचार भी आधुनिक लोकतंत्र के विकास में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये ये आपको समझ में आ गया। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह जानकारी फैलाने, समर्थन जुटाने और सरकार को जवाबदेह बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। आधुनिक लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, तो ये भी एक आधुनिक लोकतंत्र में हमें दिखाई दे रहा है कि इसका भी राजनीति पर, ठीक है, लोकतंत्र पर एक गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही विमर्शात्मक लोकतंत्र, अभी क्या है, तो देखिए विमर्शात्मक लोकतंत्र का मतलब है जो भी निर्णय वगैरह लिए जा रहे हैं उसमें कई लोगों को शामिल किया जाए, कई लोगों के विचारों को अपनाया जाए, ठीक है। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो तर्क के आधार पर हो, ठीक है, बातचीत करके या संवाद करके निर्णय लिए जाएं, ठीक है। इसमें लोग बैठकर बातचीत करते हैं, आपस में सम्मान से अपनी अपनी राय देते हैं और समझौता करने की कोशिश करते हैं। इससे सही और संतुलित फैसले निकलते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे विमर्शात्मक लोकतंत्र को आप नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे। सहभागी बजट, देखिए यह प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद तय करते हैं कि सरकार का पैसा किस काम में लगे। इससे जनता को सरकार के खर्च में भी शामिल किया जाता है। मतलब दोस्तों देखिए, सहभागी बजट, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी बजट की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब कि जनता भी पार्टिसिपेट करे, जनता भी भागीदारी ले, जनता भी सहभागी हो सरकार के बजट में। मतलब कोई जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ब्राज़ील का पोर्टो एलेग्रे शहर, यहाँ नागरिक तय करते हैं कि नगर निगम का पैसा
कहाँ लगेगा। तो जो सहभागी बजट का विचार है ये भी प्रबल हो रहा है, ये भी आधुनिक लोकतंत्र की एक विशेषता है। इसके साथ ही खुली सरकार, मतलब सरकार को पारदर्शी, जवाबदेह बनाना, मतलब जनता को सरकार के फैसले, डेटा जानकारी आसानी से देना, ताकि लोग जान सकें कि सरकार क्या कर रही है। तो मतलब खुली सरकार का जो विचार है, मतलब सरकार पारदर्शी हो, सरकार के जो कार्य हैं वो जनता को पता चलें, ठीक है। अधिक से अधिक जो कार्य हैं सरकार के, जनता को पता हो कि सरकार किस क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, कितना विकास हुआ, या सरकारी जो आंकड़े आ रहे हैं वो जनता तक आसानी से पहुंच पाएँ, ताकि जनता को ये पता रहे कि सरकार क्या कर रही है। तो खुली सरकार का जो विचार है वो प्रबल हो रहा है, ठीक है। नारीवादी लोकतंत्र, मतलब महिलाओं को बराबरी का मौका मिले राजनीति में, इसकी बात काफ़ी प्रबल रूप से की जा रही है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक विकास में हमें ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, यह दुनिया के देशों के बीच भी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों को समान अधिकार देना और वैश्विक मुद्दों को मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाना। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और नारीवादी लोकतंत्र आपको समझ में आया होगा। देखिए, नारीवादी लोकतंत्र आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, कि राजनीति में महिलाओं को बराबरी का मौका मिले, इसकी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, ठीक है। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में बराबर का मौका दिया जाए, बराबर का अवसर दिया जाए, ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। ये नारीवादी लोकतंत्र हो गया। यह लोकतंत्र महिलाओं के अधिकारों और समानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि पहले महिलाओं को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तो ये नारीवादी लोकतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं वो आपस में उनके साथ एक समान व्यवहार हो, एक समान सम्मान हो एक दूसरे देश का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र है ये, ठीक है। तो इसके ऐसे विचार भी अब आधुनिक लोकतंत्र में ऐसे विचारों की भी बात हो रही है, ऐसे विचार भी आ रहे हैं। तो ये बातें आपको दोस्तों समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, लोकतंत्र में समकालीन नव परिवर्तन। अभी ये भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जो पिछला टॉपिक अभी हमने पढ़ा, लेकिन तभी इसका मतलब समझ लो कि जो नव परिवर्तन है, जो बिल्कुल नए जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं लोकतंत्र में, ठीक है। नव परिवर्तन का मतलब समझिए, समकालीन नव परिवर्तन का मतलब है जो हाल में जो बहुत ही जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, ताकि लोकतंत्र और ज़्यादा प्रभावी हो सके। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए, लोकतंत्र में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हैं। जैसे कि ई लोकतंत्र, ठीक है, तकनीक के जरिए लोकतांत्रिक भागीदारी, और जैसे ई वोटिंग और ऑनलाइन सुझाव देना, ठीक है। ई लोकतंत्र की बात हो रही है। विमर्शात्मक लोकतंत्र, मतलब अधिक से अधिक लोगों की राय ली जाए, तर्क के आधार पर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो तर्क के आधार पर लिया जाए, सम्मान के साथ समूहों द्वारा नीति पर चर्चा करना। तो ये बातें हैं, ठीक है। नागरिक सभाएं, सामान्य लोगों के समूह जो मिलकर मुद्दों पर सलाह देते हैं। तरल लोकतंत्र का विचार भी सामने आ रहा है कि नागरिक चाहे तो खुद वोट करें, या किसी को अधिकार सौंप दें कि वो मेरी जगह वोट देकर आ जाए, ठीक है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे दे कि इस बार मेरा वोट तुम देकर आ जाओ। तो ऐसे विचार की भी बात हुई। खुली सरकार, जो मैंने आपको पहले ही बताया अभी, सरकारी कामकाज और डेटा को जनता के लिए पारदर्शी बनाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो सरकार में, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। देखिए, अभी जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, आधुनिक लोकतंत्र के विकास की जो विशेषताएं पढ़ी, उसमें कुछ विशेषताएं दोनों में ही हैं। समकालीन नव परिवर्तन में भी यहाँ पर कुछ विशेषताएं ऐड हैं। मतलब वैसे आपको समझ में आ गया। आधुनिक लोकतंत्र के विकास का मतलब यहाँ पर यही था कि जो लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र, उसका विकास किस तरह से हुआ और समय के साथ उसमें क्या विशेषताएं जुड़ी हैं, वो अभी हमने समझा था, ठीक है। और उसी से संबंधित यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये समकालीन नव परिवर्तन है कि जो थोड़ा सा और ज़्यादा नया परिवर्तन आ रहा है, और ज़्यादा जो लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए, जनता को लोकतंत्र के करीब लाने के लिए जो परिवर्तन आ रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। हालांकि कुछ विशेषताएं दोनों में सेम है, जैसे कि विमर्शात्मक लोकतंत्र, ठीक है, सोशल मीडिया, खुली सरकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें दोनों में ऐड हैं। सहभागी बजट मैंने आपको पहले समझाया, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ई वोटिंग, वोट डालने और गिनती करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। सहभागी बजट की बात की जा रही है। सामाजिक मीडिया, लोग सोशल मीडिया से राजनीतिक मुद्दों पर जुड़ते हैं और राय रखते हैं, ठीक है। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा महत्व है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का महत्व है। मुफ्त डेटा, मतलब सरकारी आंकड़े जनता को मिलें ताकि वे सरकार को जवाबदेह बना सकें, ठीक है। सरकारी जो आंकड़े हैं वो जनता तक आसानी से पहुँचें, आसानी से जनता को मिले। तो ये विचार है लोकतंत्र में, प्रबल हो रहा है ये विचार लोकतंत्र में। तो आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर 1 था, इसको हमने पूरी तरह काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर किया। आई होप सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।